बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, हमारे पास क्रैश टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका टेस्ट 3 है, उसकी डिस्कशन में हम। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177 है, बैकवर्ड नियरली मीन्स। अब बैकवर्ड आप जानते ही हैं कि बैकवर्ड का मतलब हमारे पास क्या है, अंडर डेवलप्ड। ऐसा मतलब कोई एरिया, ऐसी जगह या ऐसा कोई पर्सन जो कि अंडर डेवलप्ड है, जिस जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। तो ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हम डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा वर्ड मिनिमाइज को आप अच्छे से समझते हैं। मिनिमाइज मतलब टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर, छोटे के लिए हम बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड आप बायो के टर्म में पढ़ते हैं कि उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मसल का स्क्वीज्ड होना, कंप्रेस होना, टाइटन होना। और इसी तरह हमारे पास है डिक्लाइन। डिक्लाइन वर्ड आप अच्छे से समझते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है फॉलिंग, डिसेंडिंग, स्टूपिंग, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का नीचे आना। और हमारे पास अल्फा वर्ड जो है रिटार्टेड। वैसे तो रिटार्टेड के दो मतलब होते हैं। एक रिटार्टेड हम सिली पर्सन को, इमेच्योर पर्सन को भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह के लिए, किसी एरिया के लिए बात कर रहे होंगे तो रिटार्टेड का मतलब है प्रिमिटिव, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड। तो इसलिए हमारा जो मोस्ट नियरली मीनिंग वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग वर्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, रिटार्टेड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन डिस्गाइज। डिस्गाइज के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपाना, कंसील करना। मतलब जैसे होता है ना, अपना रूप बदलना, अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना, अपनी शख्सियत को छुपाना, हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज। डेल्टा से अगेन स्टार्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब हमारे पास होता है लिमिट, किसी चीज़ को सप्रेस करना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना, किसी चीज़ को रोकना, हाल्ट करना, स्टॉप करना। हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्ट। डिले के वर्ड को भी आप अच्छे से जानते हैं। डिले का मतलब होता है देर करना, वक्फा डालना, रोकना, पोस्टपोन करना। उसके बाद हमारे पास बीटा ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट के वर्ड को भी आप अच्छे से जानते हैं। मतलब मना करना, किसी चीज़ पर बैन लगाना, किसी चीज़ को आउटला मतलब गैर कानूनी करार देना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ के आगे रोड़े अटकाना, उसके बाद से अगेंस्ट लेकर के जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट। उसके बाद कंसील वर्ड है हमारे पास, और कंसील का मतलब है हाइड, छुपाना। बरी मतलब दफनाना, दफनाना मतलब कि मुर्दा दफनाना नहीं, मतलब कि हकाइक को दफनाना। सिक्रीट मतलब सीक्रेट, जिसका हम नाउन बोलते हैं, हम उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रीट मतलब छुपाना। स्टैश मतलब छुपाना। कैशे मतलब हिडन, सीक्रेट। तो हमारे लिए जो डिस्गाइज का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सिनोनिम होगा, वो हमारे पास कौन सा होगा, कंसील। ये सारे वर्ड्स बेटे आपने अपने पास याद रखने हैं, लिखने हैं, और इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, हमें ओपन का ऑपोजिट देखना है। ओपन का ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास क्लोज्ड होगा, या कोई ऐसी चीज़ जो कंजस्टेड होगी। जैसे अभी अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी के वर्ड को आप मेडिकल में बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट। डेंसिटी हम किसी भी चीज़ की थिकनेस को बोलते हैं, कंसिस्टेंसी को बोलते हैं, विस्कोसिटी को बोलते हैं, ठीक है, उसके गाढ़ेपन को जो हम बोलते हैं डेंसिटी। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आप जानते ही हैं, राइड है, ड्राइव है, ट्रांजिट है, कन्वेंस है। ये सारे वर्ड्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। असल वर्ड जो हमारे पास है वो है कंजेशन। कंजेशन असल में वर्ड हमारे पास आता है कंजस्टेड से। अक्सर आप अपनी रोज़मर्रा इंग्लिश में यूज़ भी करते हैं। कोई जगह जहाँ पर जो तंग हो रही हो, जो खुली ना हो, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं कि यार ये एरिया बड़ा कंजस्टेड है, ये सीट बड़ी कंजस्टेड है, ये क्लास बड़ी कंजस्टेड है, ये रूम बड़ा कंजस्टेड है। तो उससे वर्ड हमारे पास कौन सा बनता है, कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रिड लॉक, स्टॉपेज, बॉटल नेक। बॉटल नेक बड़ा अच्छा वर्ड है। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का तंग होना, किसी चीज़ का क्लोज होना। इसी तरह लॉक का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का बंद होना, तंग होना। तो हमें यहाँ पर चाहिए ऑपोजिट, और ऑपोजिट किसका चाहिए हमें, ओपन का। ओपन का ऑपोजिट जो बेस्ट टेस्ट ओपन जो रहेगा हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा रहेगा, कंजेशन। वैसे मैं बता दूं बेस्ट टेस्ट वर्ड होता नहीं है, बेस्ट वर्ड होता है। ये वैसे इनफॉर्मली बोला जाता है। ये ना हो कि बाद में कमेंट्स में आना शुरू हो जाए कि सर आपने बेस्ट टेस्ट वर्ड बोला, बेस्ट टेस्ट वर्ड होता या नहीं होता। इनफॉर्मली, कैजुअली बोला जाता है। द ऑपोजिट ऑफ विकेडनेस,
ऑपोजिट ऑफ विकेडनेस। अच्छा, यहाँ पर हमें ऑप्शन को समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें वर्ड को समझने की जरूरत है। ऑप्शन तो सारी आसान है, पेशेंस के वर्ड को हम अच्छे से समझते हैं, स्ट्रेंथ को समझते हैं, करेज को समझते हैं, गुडनेस को समझते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड को समझने की जरूरत है। विकेडनेस का मतलब होता है हमारे पास ईवल, विकेडनेस का मतलब हमारे पास होता है डेवलिश, विकेडनेस का मतलब हमारे पास होता है इमोरल। कोई ऐसी चीज़ जो गैर इखलाकी होती है, जो शैतानी होती है, जो शैतानी काम होता है, उसको हम बुरे काम को हम क्या बोलते हैं, विकेडनेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपोजिट होगा वो डेफिनेटली एक ही वर्ड है हमारे पास, वो कौन सा है, गुडनेस। बाकी वर्ड पेशेंस आप सब समझते हैं, हम सब्र को बोलते हैं, स्ट्रेंथ हम पावर को बोलते हैं, करेज हम डिटर्मिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास कौन सा चलेगा, विकेडनेस का जो ऑपोजिट रहेगा वो कौन सा रहेगा, गुडनेस। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 181 में सेंटेंस कंप्लीशन है जिनमें दो जगह पर ब्लैंक होगा, तो हमें दोनों को पैरेलल करना है। अभी जैसे देखिए 181 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 181 में हमारे पास है इन हिज डैश ही फॉलोड द कोर्स। अब अगर हम पहले ऑप्शंस को देख लें, ऑप्शन में हमारे पास ये जो बिविल्डरमेंट का वर्ड है, इसको शायद आप अच्छे से समझते हो। बिविल्डरमेंट का मतलब मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन। बिविल्डरमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, परप्लेक्सिटी। आप वर्ड पढ़ के आते हैं ना परप्लेक्स से, तो परप्लेक्स से उसका नाउन हमारे पास क्या बनेगा, परप्लेक्सिटी। इसी तरह पजल वर्ड आप पढ़ कर आते हैं और पजल से आपके पास क्या बनेगा, पजलमेंट। इसी तरह बिफडल पढ़ के आते हैं, बिफडलमेंट वर्ड्स बनते जाएंगे, लेकिन बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन, परप्लेक्सिटी, परेशान, हैरान को हम बोलते हैं। और अप्रोप्रिएट का मतलब तो आपको पता ही है कि रीजनेबल होता है। अब अगर हम ये पेयर यहाँ पर लगाते हैं, इन हीज बिविल्डरमेंट ही फॉलोड द अप्रोप्रिएट कोर्स। अब अगर वो कंफ्यूज है तो वो अप्रोप्रिएट कोर्स पर तो नहीं जा सकता, अगर वो परप्लेक्स है तो वो अप्रोप्रिएट कोर्स पर तो नहीं जा सकता। इसका मतलब अल्फा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अब आएंगे बीटा ऑप्शन पे। बीटा ऑप्शन में हमारे पास वर्ड है प्रीडेक्टमेंट। प्रीडेक्टमेंट में हमारे पास बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। इसका मतलब हमारे पास होता है डिलीमा। आप एक वर्ड पढ़ते हैं ना, डिलीमा। डिलीमा का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिलीमा का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्टी। ठीक है, डिलीमा का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्राइसिस, परेशानी को, बहरान को, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीमा, डिफिकल्टी या क्राइसिस। अब अगर वो डिलीमा में है, डिफिकल्टी में है, क्राइसिस में है, तो फिर वो प्रॉपर कोर्स तो नहीं इख्तियार कर सकता ना। और कोर्स याद रखिएगा, कोर्स हम किसको बोलते हैं, पाथ को बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद हम बोलेंगे चार्ली ऑप्शन में हरी। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, स्विफ्ट। और डाइवर्सिफाई का मतलब होता है चेंज, डिफरेंट। अब हरी और डाइवर्सिफाई का तो पेयर ही हमारे पास नहीं बनता। अब अगर हम डेल्टा ऑप्शन देखेंगे, इन हिज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के वर्ड को आप अच्छे से जानते हैं। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इल्म ना होना, क्लूलेस। और करेक्ट और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसके साथ कौन सा, रोंग। अब डेफिनेटली अगर वो रास्ते के बारे में जानता नहीं है तो वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, हमारा सेंटेंस मुकम्मल होगा इन हिज इग्नोरेंस। पहले वाले में क्या आएगा, इग्नोरेंस, और दूसरे वाले में क्या आएगा, रोंग। ठीक है, इन हिज इग्नोरेंस ही फॉलोड द रोंग कोर्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 182, ही हैड मैनेज्ड टू डैश सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली डैश बाय द पुलिस। अब जैसे देखिए हमारे पास होता है ना, जैसे हमारे पास कुछ की वर्ड्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पर वर्ड है पुलिस का। अगर हम ऑप्शन सारा नहीं भी पढ़ते, हम इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। अब देखें, ही वाज फाइनली डैश बाय द पुलिस, तो पुलिस चीट तो नहीं करती है, पुलिस किडनैप तो नहीं करती है। अक्विट का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिलीज करना, आज़ाद करना। तो अभी हमारे पास जो करेक्ट वर्ड बनता है ना पुलिस के लिहाज से, वो कौन सा बनता है, अरेस्ट। ठीक है, वैसे अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बोलते हैं ही हैड मैनेज्ड टू एस्केप, उसने भागने की कोशिश की, मैनी सेवरल टाइम, बहुत दफ़ा भागने की कोशिश की, बट वाज फाइनली अरेस्टेड बाय द पुलिस, आखिरकार पुलिस ने उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हम ग्रामर के क्वेश्चन पर आते हैं। स्पॉट द एरर में 183 में हमारे पास क्वेश्चन है ही एंड दे आर।
अब ये देखिएगा, ये रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको क्लासेस में बताता रह गया पास पेपर में कि क्वेश्चन आया ही एंड आई, सेंटेंस कुछ यूं था, ही एंड आई डैश गोइंग, आसान तरीन छोटा सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन में था हमारे पास इज है, ऑप्शन में हमारे पास एम है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या है, आर है। अब रूल याद रखिएगा, आप जब भी दो प्रोनाउंस को, जब भी कोई दो प्रोनाउन को एंड के साथ कंबाइन किया गया होगा ना, तो आपने उनको प्लूरल ट्रीट करना है, आपने उनको प्रेफरेंस या सिंगुलर में नहीं लेके जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई के अकॉर्डिंगली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा कर दिया, एम, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट को प्रेफर करके ही के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया, इज, जबकि दोनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। जब भी आप दो प्रोनाउन को एंड के साथ कंबाइन करेंगे, वो कोई से भी दो प्रोनाउन हो, तो आपने उनको प्लूरल ट्रीट करना है। तो ही एंड दे प्लूरल ट्रीट होंगे, इसलिए आर आया, इन दोनों ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपन व्हेन एनी लीग पुशेस। अब पुशेस का मतलब है हमारा सेंटेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में चल रहा है, तो एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हाट हैपन्स होगा। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल अप्लाई करना है, तो हम व्हाट हैपन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, व्हाट हैपन। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट किसी आइडिया की, एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ की, एब्स्ट्रैक्ट किसी बिहेवियर की, तो हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा, हम उसे प्लूरल ट्रीट नहीं करते। तो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है, स्पॉट द एरर का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। दीज रिफॉर्म, यहां से ही सेंटेंस आगे नहीं आपको पढ़ना चाहिए। दीज का वर्ड जहां पर भी आ गया, दोज का वर्ड जहां पर भी आ गया, देखिए हमने चार वर्ड्स पढ़े। एक वर्ड हमने क्या पढ़ा, दिस, एक वर्ड हमने क्या पढ़ा, डैट, एक वर्ड हमने क्या पढ़ा, दीज, एक वर्ड हमने क्या पढ़ा, दोज। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी हड्डियों में रचे बसे हुए हैं। इनको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा। दिस और डैट के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और दीज और दोज के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हम जैसे ही दीज रिफॉर्म पढ़ेंगे तो ये सूट ही नहीं करता है, अग्री नहीं करता, तो हमें इस रिफॉर्म के वर्ड को रिप्लेस करना होगा, रिफॉर्म की जगह पर हमें लिखना होगा रिफॉर्म्स, क्योंकि इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इतना मामूली सा छोटा सा एरर दिया गया होता है जिसको हम खातर में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम जब एमडी कैट का पेपर देने के लिए बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज वो जो जहन में लेकर बैठे होते हैं कि जी हम एंट्री टेस्ट का पेपर देने बैठे हुए हैं, एमडी कैट का पेपर देने बैठे हुए हैं, जो बड़ा ही मुश्किल, टफ, कॉन्सेप्चुअल होता है, तो हम मुश्किल गलतियों को निकाल रहे होते हैं। जबकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी आसान सा एरर पेपर में दिया होता है कि हम उसको खातिर में नहीं लाते और हम फिर गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर दीज रिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दीज रिफॉर्म्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय। अब अगेन वही बात है, जब आप परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बोलेंगे तो आप परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज। आपको एम्प्लॉय का वर्ड नहीं बोलना, आपको कौन सा वर्ड बोलना है, एम्प्लॉयज का वर्ड बोलना है। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल इन सिक एंड। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना बड़े सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, बड़े सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जहन में रखा, और चूंकि हम रूल पढ़कर आते हैं कि जहां पर भी द नंबर ऑफ होगा, द नंबर ऑफ को हमने सिंगुलर ट्रीट करना है, तो बच्चों ने क्या किया कि द नंबर ऑफ को सिंगुलर देखा और आगे आर लिखा हुआ था, आर को गलत कर दिया और ये सोचा कि शायद द नंबर ऑफ की वजह से यहाँ पर आर की बजाय क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे है, देखें एक बात लिखी हुई है, दो को सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया एंड के साथ। इसमें पहला सब्जेक्ट कुछ यूं चलता है, पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल इन सिक एंड, और सेकंड हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट देयर जॉब्स, और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया, एंड के साथ। तो जो कि एंड के साथ दो डिफरेंट सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है, तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। इस सेंटेंस में आपने मिस डायरेक्ट नहीं होना है, मिस गाइड नहीं होना द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के वर्ड की वजह से, और आर को इज किया है, तो फिर इस गलती को आगे से फर्दर जेन में रखिएगा।
द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, अल्फा। आर में कोई एरर नहीं है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई एरर नहीं है। उसके बाद है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर उसके बाद है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 में शंघाई एंड बीजिंग ईच हैव। अब ये जो ईच का वर्ड है ना, ये मैंने आपको बड़े ही डिटेल के साथ बताया था कि आपने 3 रूल्स इनके लिए याद रखने हैं, और ये 3 वर्ड्स हैं आपके पास। एक वर्ड आपके पास है आइदर, एक वर्ड है आपके पास नाइदर, एक वर्ड है आपके पास ईच, और एक वर्ड आपके पास एवरी भी है। लेकिन एवरी को जरा देखिएगा कि हम एवरी के साथ कभी भी ऑफ नहीं लिखते हैं, बाकी सबके साथ हम ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे देखिए, इन सब के साथ पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा जाता है कि आप इनके साथ ऑफ नहीं लिखते, बल्कि डायरेक्ट इनके बाद नाउन लिख देते हैं, यहां प्रोनाउन लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं आइदर द बॉय, ठीक है, हम लोग बोलते हैं आइदर द बॉय। अब अगर आप आइदर, नाइदर, ईच और एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन लिख रहे हैं ना, और उसके दरमियान ऑफ नहीं लिख रहे, तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा कैटेगोरिकल किसी और तरह से आपको चेंज करके बता देता हूं। जैसे देखिए, नंबर 1 मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। हमारे पास वर्ड है आइदर, हमारे पास वर्ड है नाइदर, हमारे पास वर्ड है ईच, और हमारे पास वर्ड है एवरी। अगर आप डायरेक्टली इसके बाद नाउन लिख देते हैं, तो आपने याद रखना है ये नाउन या प्रोनाउन जो आप लिखेंगे ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसको आप प्लूरल नहीं लिखेंगे। और अगर आप ये 4 वर्ड्स लिख रहे हैं, 4 वर्ड्स नहीं लिखेंगे, अब हमारे पास 3 वर्ड रह जाएंगे, क्योंकि एक रूल ये भी याद रखिएगा कि एवरी को हम ऑफ के साथ नहीं लिखते। अगर हम ऑफ लिख के फिर नाउन प्रोनाउन लिखेंगे, तो फिर हमारा नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए, फिर हमारा नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन इन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट सिंगुलर के तौर पर ही करना है, आपने इसको प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं करना। जैसे हमारे पास वर्ड होता है, हम बोलते हैं आइदर द स्टूडेंट्स, आइदर द स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आइदर द स्टूडेंट। और अगर हम ऑफ लिखेंगे ना, तो फिर हम आइदर ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफ लिखेंगे तो फिर हमें सिंगुलर नहीं लिखना, फिर हमें साथ लिखने वाला नाउन क्या लिखना, प्लूरल। लेकिन दोनों सूरतों में इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं करना। और एक रूल और याद रखना है आपने ईच के लिए, खास तौर पे ईच के लिए आपने क्या रूल याद रखना है कि अगर ईच का वर्ड दिया हुआ है तो सेंटेंस में 2 तरह से होगा, या तो ईच का वर्ड सब्जेक्ट से पहले होता है, या ईच का वर्ड सब्जेक्ट के बाद होता है। अगर ईच का वर्ड सब्जेक्ट से पहले होगा तो आपने इसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है, और अगर ईच का वर्ड सब्जेक्ट के बाद होगा तो फिर आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे फर्ज करें, यहां पर लिखा हुआ है शंघाई एंड बीजिंग। अब दोनों सब्जेक्ट कहां पर लिखे हुए हैं, पहले लिखे हुए हैं, पहले लिखे हुए हैं, तो शंघाई एंड बीजिंग ईच को हम सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। प्लूरल ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब हमारा हैज दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा, गलत। अगर यही एक्सप्रेशन कुछ यूं लिखा हुआ होता, देखें, अगर ये एक्सप्रेशन यूं लिखा हुआ होता, ईच शंघाई एंड बीजिंग, अगर शंघाई एंड बीजिंग लिखा हुआ होता और ईच पहले होता, तो फिर हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते, फिर हम इसे प्लूरल ट्रीट ना करते। तो शंघाई एंड बीजिंग ईच हैव मोर देन 2 डजन्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 2 डजन स्टारबक्स। डजन्स हम सिर्फ तब लिखेंगे जब हम उसके साथ किसका एडिशन करते हैं, ऑफ का एडिशन करते हैं। अदरवाइज जब हमने 2 लिख दिया तो फिर हमें डजन्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने 100 मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाले रूल्स में भी पढ़ा था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, यहां पर अल्फा। शंघाई एंड बीजिंग ईच हैव मोर देन 2 डजन स्टारबक्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 186 में कौन सा है, अल्फा। उसके बाद है 187, ओवर हाफ ऑफ दी।
जब हाफ ऑफ दी आ गया तो इसका मतलब साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है। अगर काउंटेबल है तो, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए। और चिल्ड्रंस तो कोई वर्ड नहीं होता, इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन तो यहीं पर क्या होता है, गलत हो गया। अब जब हम इसको चिल्ड्रन लिख रहे हैं तो फिर हमने इसको ट्रीट भी प्लूरल के तौर पर करना, फिर हमने ट्रीट सिंगुलर के तौर पर नहीं करना। तो लिव्स ना तो बीटा ऑप्शन सही हो सकता है लिव्स के साथ, ना डेल्टा ऑप्शन सही हो सकता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। जब आप देखें कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के थे, हमने कुछ वर्ड्स को डिसाइड किया था, जैसे हमारे पास अगर कोई परसेंटेज दी गई हुई है, अगर हमारे पास मेजोरिटी का वर्ड है, अगर हमारे पास हाफ ऑफ का वर्ड है, अगर हमारे पास रेस्ट ऑफ का वर्ड है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है 1/3 2/3 दिया हुआ है, तो फिर हमने क्या करना था, अगर हमारे पास हेयर दिया हुआ है, अगर हमारे पास देयर दिया हुआ है, इन सारी सूरतों में हमने क्या करना था कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, साथ आने वाला नाउन। अगर साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। साथ आने वाला नाउन प्लूरल है तो क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। जैसे अभी यहाँ पर हाफ ऑफ दी के साथ आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल, तो हमने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 187 में कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 188, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। जब हम किसी भी बुक का नाम बता रहे होंगे, जर्नल का नाम बता रहे होंगे, किसी आर्टिकल का नाम बता रहे होंगे, किसी भी बुक का नाम बता रहे होंगे, तो हम उसे प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं, चाहे वो दिखने में, पढ़ने में, सुनने में प्लूरल हो। जैसे यहाँ पर एडवेंचर्स ऑफ, तो हमें ऐसा लग रहा है, चूंकि हम ऑफ की सूरत में फर्स्ट वन को प्रेफर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमें बोलना चाहिए द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स वर। लेकिन आगे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिटन बाय। रिटन बाय का मतलब ये सारा नाम जो है, ये सारे वर्ड जो है, असल में ये क्या है, ये सारे का सारा एक बुक का नाम है। जब बुक का नाम है तो फिर हम इसे वर के साथ नहीं लिखेंगे, फिर हम इसे किसके साथ लिखेंगे, वाज के साथ। और जब हमने वाज रिटन लिखा, पैसिव लिखा, तो टू का प्रेपोजिशन तो हम यूज नहीं कर सकते। आप पैसिव वॉइस के रूल पे जानते हैं कि हमने कौन सा वर्ड यूज करना होता है, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है, बाय का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है हमारे पास 189, 2/3 या 2/3। देखें जब भी कोई फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन का रूल पढ़ा था, हमने कहा था अगर कोई फ्रैक्शन 1 के साथ लिखी हुई है ना, आपने उसके साथ एस का एडिशन नहीं करना। लेकिन अगर अदर देन 1 लिखी हुई है, अगर आप अदर देन 1 लिख रहे हैं, तो अदर देन 1 के साथ आपको एस का एडिशन करना है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं 1/3, तो मैं 1/3 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, 1/3। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2/3, तो 2/3 बोलना गलत होगा, मुझे क्या बोलना होगा, 2/3। तो यहां पर 2/3 नहीं बोलेंगे हम, बल्कि हमें क्या बोलना होगा, 2/3। एक बात हो गई। फिर हमने फ्रैक्शन की सूरत में, जैसे अभी हमने जिक्र किया, रेस्ट ऑफ की सूरत में, हाफ ऑफ की सूरत में, मेजॉरिटी की सूरत में, परसेंटेज की सूरत में, हमने साथ आने वाले नाउन को देखना है। हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नाउन के अकॉर्डिंगली होगा। अब जैसे देखें 2/3 ऑफ द रीजन, अब रीजन क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर, तो इसका मतलब हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। रीजन के लिए हम हैव का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि रीजन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हैज। हाँ, अगर यहां पर रीजन्स लिखा हुआ होता तो फिर हम, हमारा करेक्ट ऑप्शन हैव जाता। चूंकि अभी सिंगुलर लिखा हुआ है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद 190 है, आफ्टर द फायर देयर वाजंट मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अब जैसे देखिए अल्फा में देखिएगा, अगर हम लिख रहे हैं मैनी आइटम्स, तो फिर वाजंट नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर यहां पर करेक्ट करने के लिए यहां पर होना चाहिए वर्ंट, हमें वर लिखना होगा। उसके बाद बीटा में देखिएगा देयर वर्ंट मैनी फर्नीचर, फर्नीचर के साथ हम एस का एडिशन नहीं करते, इसकी वजह से हमारा बीटा ऑप्शन भी गलत होगा और हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत होगा। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है देयर वाजंट मच फर्नीचर, तो फर्नीचर जो कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हमें मच लिखना होता है, इसलिए हमें इसे सिंगुलर ट्रीट करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन में किसी तरह का कोई गलती नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 191। में हमारे पास ऑप्शन है ऑल द लोकल क्लर्जीज।
अब पहले क्लर्जी के वर्ड को देखिएगा, देखें ये उन नाउन में से एक है जिनको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे पुलिस को हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे, नोबिलिटी को हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्लर्जी को भी हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन पुलिस के बारे में एक और बात याद रखिएगा, अगर हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो फिर हम पुलिस को प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, फिर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे हम अगर बोलेंगे पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस आर नहीं होगा बल्कि पंजाब पुलिस इज होगा। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट आर नहीं होगा बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट इज होगा। तो पहली बात तो यह है कि क्लर्जी को हमने प्लूरल ट्रीट करना है। दूसरी बात, क्लर्जीज कोई वर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब हमारा चार्लियो डेल्टा क्लर्जीज की वजह से गलत है, और चूंकि हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वाज नहीं होगा बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 191 में क्या रहेगा, अल्फा। आपकी बुक में आपको कुछ वर्ड्स बताए गए थे जिनको आपने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। बड़े अच्छे तरीके से उन वर्ड्स को आपने क्या करना है, एक दफ़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद 192 है, मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। आप देखें जहां पर भी वन ऑफ द आ जाता है ना, तो वन ऑफ द के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। ट्रीट क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर रिलेटिव केस लिखा हुआ हो तो रिलेटिव केस के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो याद रखिएगा वो उस नाउन के अकॉर्डिंगली होता है, उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो बिल्कुल उससे पहले लिखा हुआ होता है। जैसे अगर पोएट्स लिखा हुआ होता और हु ना होता, वन ऑफ दी, फर्ज करिए अभी मैं जैसे इसको दो तरह से लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। अगर ये एक्सप्रेशन कुछ यूं होता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स डैश, और अभी जो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हु। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव केस का है। अगर रिलेटिव केस ना होता तो हम इसे क्या ट्रीट करते, सिंगुलर। लेकिन चूंकि रिलेटिव केस है तो हमें वर्ब रिलेटिव केस से पहले आने वाले के अकॉर्डिंगली लिखना है, तो इसलिए हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। तो यहां पर सेंटेंस कैसे चलेगा, मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हु हैव एवर लिव्ड। वर तो आ नहीं सकता, हु वर एवर लिव्ड तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, हैव। उसके बाद है आई, नॉट ही। अब देखिए ये जो कॉमा लिखे हुए हैं ना, जब कॉमा लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस बात का हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब आई नॉट ही, नॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो वर्ब होगा वो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंगली होगा, आई के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, आई नॉट ही सफर्ड द मोस्ट। अब सफर्ड द मोस्ट का मतलब आई एम सफर्ड द मोस्ट तो नहीं होगा क्योंकि सिंस लिखा हुआ है। सिंस का मतलब क्या है कि हमें टेंस चाहिए, टेंस हमें कौन सा चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, आई हैव सफर्ड द मोस्ट सिंस मदर्स डेथ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, हैव। ही हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद है हमारे पास शी डैश नॉट। अब देखिए ये सबसे बड़ा कीवर्ड आपके पास यहां पर क्या है, नॉट। नॉट आ जाए ना तो कभी भी नीड्स नॉट तो हो ही नहीं सकता। वर्ड ही क्या होता है, नीड नॉट होता है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि सब्जेक्ट की सूरत में आपका नीड दो तरह से होगा, या तो नीड होगा या नीड नॉट होगा। आप इस नीड नॉट को पास्ट में तो लेकर के जा सकते हैं, नीड नॉट को नीडिड नॉट बना सकते हैं। जैसे बिल्कुल ये इसी तरह ही है जिस तरह हम इज एम आर को पास्ट में लेकर के जाने के लिए वाज वर्ब बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा होता है। तो नीड नॉट को आप नीडिड नॉट तो जरूर बना सकते हैं, याद रखिएगा, पास्ट में जरूर लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ एस या ई एस वगैरह का एडिशन नहीं कर सकते, आईएनजी का एडिशन नहीं कर सकते। तो शी नीड्स नॉट नहीं होगा। हालांकि हम समझ रहे हैं कि नीड का वर्ड हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता, क्योंकि शी के अकॉर्डिंगली तो नीड्स होना चाहिए, लेकिन चूंकि नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो इसलिए हमें नीड्स नहीं लिखना, हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना है, नीड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 195, द लॉयर एंड द असिस्टेंट। जब दो सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं तो और दोनों के साथ आर्टिकल लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब हमने इन दोनों को किसके तौर पर ट्रीट करना होता है, प्लूरल के तौर पे। और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया होगा, एंड के साथ।
अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा हुआ, जैसे फर्ज करें अगर यही कुछ यूं लिखा हुआ होता, द लॉयर एंड असिस्टेंट, अगर लॉयर एंड असिस्टेंट लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, जो लॉयर भी है और असिस्टेंट भी है। लेकिन अगर हम द बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, एक लॉयर और एक कौन है, असिस्टेंट है। तो हमें इसको प्लूरल ट्रीट करना, हमने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। तो ऐसी सूरत में एंटर्स नहीं हो सकता, हैज एंटर नहीं हो सकता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, हैड भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सा रहेगा, चार्ली। और चार्ली में चूंकि सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का रहता ही कोई नहीं है, पास्ट इंडेफिनेट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 196, द डैश बीन कंसाइंड। जब द आ गया ना तो इसके बाद आने वाला नाउन होना चाहिए। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आने वाली चीज क्या होनी चाहिए, नाउन। कभी भी आर्टिकल के बाद आने वाली चीज नाउन के अलावा कुछ नहीं होगी। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो इसके बाद आने वाली चीज क्या होनी चाहिए, वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन्स होने चाहिए। और तीसरी बात हमारे पास क्या थी, क्वांटिफायर। चूंकि हम क्वांटिफाई करते हैं नाउन को तो इसलिए क्वांटिफायर के बाद आने वाला वर्ड भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो द गुड तो हो नहीं सकता, क्या होगा, द गुड्स। उसके बाद गुड्स को हमने हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, इसलिए हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव। द गुड्स हैव बीन कंसाइन्ड टू यू बाय एयर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टेट। अब 80% आ गया, 80% आ गया तो अभी हमने पहले भी चीजें मैंने आप बोली आपको, आपके पास मेजोरिटी का वर्ड है, आपके पास परसेंट का वर्ड है, आपके पास फ्रैक्शन अगर कोई लिखी हुई है, अगर आपके पास हेयर का वर्ड है, अगर आपके पास देयर का वर्ड है, अगर आपके पास हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड है, रेस्ट ऑफ का वर्ड है, अगर हमारे पास हाफ ऑफ का वर्ड है, तो इन सारे केसेस में हमने नाउन को देखना है। जैसे यहाँ पर नाउन क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पर आने वाला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्या लिखना होगा, प्लूरल। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टेट्स रेजिडेंट हैव बोर्न नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वर बोर्न। अब हैव बोर्न भी तो प्लूरल है और हैव बोर्न भी ठीक है, लेकिन आपको एक और रूल बताता चलूं साथ में कि अगर आप डाई और बोर्न की वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, अब अगर आप इनको यूज करते हैं तो याद रखिएगा डेथ हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है और बर्थ हमेशा किस में लिखी जाती है, पैसिव वॉइस में। आपने अल्लामा इकबाल या कायदे आजम के एसेस पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कायदे आजम बोर नहीं लिखा होगा कभी आप, या कायदे आजम हैड बोर नहीं लिखा होगा, हमेशा क्या लिखते हैं आप, कायदे आजम वाज बोर्न। आप हमेशा बर्थ को किस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखते, इसलिए यहां पर हैव बोर्न नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वर बोर्न। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 198। 198 में द मोस्ट सुपरफिशियल फिनोमिना डैश समटाइम्स द मोस्ट प्रोफाउंड। अब जैसे देखें द मोस्ट सुपरफिशियल डैश, अब पहली बात तो यह है कि फिनोमिना और फिनोमिना दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास। जो एन ओ एन पे खत्म होने वाला वर्ड है ये हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर, और जो एन ए पे खत्म होने वाला वर्ड है, एम ई एन ए पे खत्म होने वाला वर्ड है, ये हमारे पास क्या होता है, प्लूरल। अब हमें ये देखना है कि हमें सिंगुलर चाहिए, प्लूरल चाहिए और साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा चाहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें आर चाहिए या हैज हैव चाहिए। अभी जैसे देखें द मोस्ट सुपरफिशियल फिनोमिना हैज समटाइम्स द मोस्ट प्रोफाउंड तो नहीं हो सकता, इसका मतलब हैज और हैव तो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। अब आर सूटेबल है, आर के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो फिनोमिना एन ओ एन आर एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने एन ओ एन लिखना है तो फिर आपको आर की जगह पर क्या लिखना है, इज। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है 199 वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू दीज डेज डैश फाइन विद मी। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले वाले स्पॉट द एरर में बात की और हमने कहा व्हाट हैपन नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा, व्हाट हैपन्स होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जितनी भी बात एब्स्ट्रैक्ट में की जा रही होती है किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। व्हाट एवर शी वांट्स टू डू दीज डेज
आर फाइन विद मी या हैज फाइन विद मी या हैव फाइन विद मी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज फाइन विद मी। हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, एब्स्ट्रैक्ट को प्लूरल ट्रीट नहीं करना। यही वजह है कि हमने स्पॉट द आयरन में व्हाट हैपन नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा, व्हाट हैपन्स लिखा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 200, द इकोनॉमिक्स ऑफ। अगर इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया होता, एकेडमिकली लिखा गया होता, तो फिर हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते, जैसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट नेम को करते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब प्लान्स है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ इन्वायरमेंट डैश नॉट जस्ट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या आएगा, आर नॉट जस्ट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंसर्न ही नहीं है कि वो एक सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की इकोनॉमिक्स तैयार करे, इकोनॉमिक्स बनाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। और इस रूल के लिए मैंने आपको एक वर्ड मैं आपको बहुत सारे वर्ड बताए कि जितने भी सब्जेक्ट नेम होंगे हम उनको सिंगुलर भी ट्रीट करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट नेम होंगे अगर उनको सब्जेक्ट नेम के तौर पर यूज़ नहीं किया जा रहा तो हम उनको प्लूरल ट्रीट करेंगे। और इस हवाले से मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, और वो वर्ड हमारे पास कौन सा था, अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स हम वैसे स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं, जो साउंड की स्टडी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, अकूस्टिक। लेकिन साउंड इफेक्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं, साउंड इफेक्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं, अकूस्टिक्स बोलते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया ना कि द अकूस्टिक्स ऑफ दिस हॉल, तो जब आप बोलेंगे ना द अकूस्टिक्स ऑफ दिस हॉल, तो अकूस्टिक्स ऑफ दिस हॉल, चूंकि हम इस हॉल के अकूस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इसे सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। यहाँ तो आर होगा या क्या होगा, वर होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है आप उनको सिंगुलर भी ट्रीट करेंगे, और अगर वो इन जनरल सेकंड ट्रांसलेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं तो आप उनको प्लूरल ट्रीट करेंगे। ये थी हमारे पास आज हमारे क्रैश टेस्ट सीरीज की टेस्ट 3 की डिस्कशन। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन बेटे आपने पूछना हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।